Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. तो 12 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड सोर्स की जब मैं बात करूं तो द हिंदू से ही सारी की सारी न्यूज़ ली गई हैं. ठीक है, तो आज की जो न्यूज़ होंगी ना बेसिकली उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उसके थ्रू हम डिटेल में चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ है ना वो तो सिर्फ आपको एक हाईलाइट देगी. ठीक है, उस हाईलाइट के ऊपर बिल्ड करना हमारा फर्ज होता है. तो एक बेसिक जो है उसको डिस्कस करने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम जब करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस दी गई होंगी, आंसर के माध्यम से हम चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली हम पहले देख लेते हैं कि एक नॉर्मल सी पिक्चर है विशाखापट्टनम की कि कलाइडोस्कोप ऑफ कलर्स, डिफरेंट कलर्स जो है वो इवनिंग स्काई में यहाँ पर दिखने को मिले. ठीक है, तो ये क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू वेरिंग क्लाउड डेंसिटीज एंड एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो एक बेसिक सा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास जो स्काई है वो ब्लू क्यों है, या हमें जो सन है वो तो हम बोलते हैं व्हाइट लाइट है, वो हमें येलो क्यों दिखता है. ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम रेले स्कैटरिंग बोलते हैं. तो उसके ऊपर ही आपसे सवाल पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेले स्कैटरिंग. ठीक है, कि जो शॉर्टर वेवलेंथ्स है वो ज़्यादा स्कैटर होती हैं, ठीक है, इन इंटेंसिटी दैन लॉन्गर वेवलेंथ्स. दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि सनलाइट इंटरैक्ट्स विद टाइनी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. तीसरी बोलती है आपको कि वायलेट लाइट इज स्कैटर्ड मोर दैन द सन more and the sun emits less violet light and डी ऑप्शन आपको कहता है ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें से कौन सा आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे नजर आता है? ठीक है, तो इसी के थ्रू हम रेले स्कैटरिंग को यहाँ पे समझेंगे. तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ही बनता है. ठीक है, कि अब हमारे पास हमें पता है कि जो सन है वो व्हाइट लाइट एमिट करता है. ठीक है, बट सिंस अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रैक्शन का, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसके थ्रू हम क्या कहते हैं कि जो अब एंगल है जिसके थ्रू अब लाइट पास करती है, जब हमारे पास कोई भी ऐसा पार्टिकल आ जाता है तो उससे वो रिफ्रैक्ट हो जाती है ना. एंड सन जो है व्हाइट लाइट होने की वजह से हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है. तो वेवलेंथ्स के बेसिस पे हमें पता है कि जो विबग्योर हम पढ़ते हैं, ठीक है, विबग्योर के बेसिस पे हमें पता है वायलेट एंड इंडिगो एंड ब्लू, देन हमारे पास ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो इस सबसे जो छोटी वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? हमारे पास वायलेट की होती है, फॉलोड बाय इंडिगो एंड ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना. तो उसी के अकॉर्डिंगली जो सबसे कम हमारे पास इंटेंसिटी के होते हैं, आप कह सकते हो जो सबसे कम हमारे पास वेवलेंथ होती हैं कलर की, वो वायलेट की होगी. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती है. ठीक है, सो इसी वजह से अब क्या है, वो जल्दी स्कैटर हो जाता है. तो छोटी वेवलेंथ होने की वजह से अब हमें पता है वो ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे कवर नहीं कर पाती है, या इवन कि अगर डिस्टेंस कवर भी करती है तो अब वो स्कैटर जल्दी हो जाती है. ठीक है, सो इसी वजह से जो सनलाइट है वो इंटरैक्ट करती है टाइनी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो व्हाइट लाइट है वो इंटरैक्ट करेगी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ, पार्टिकल्स के साथ, जो कि फर्दर रिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इस वजह से हमारे पास जो वायलेट कलर है या इंडिगो या ब्लू कलर है रिस्पेक्टिवली, ये तीन कलर जो है आपस में मिल जाते हैं. ठीक है, तो व्हाइट लाइट ही है हमारे पास, तो एकदम क्लियर कोई डेफिनेशन नहीं होती है हमारे पास कि क्लियर कट यहाँ इसके बाद वायलेट नहीं होगा, इसके बाद इंडिगो नहीं होगा. तो इसी तरीके से हमें जो आसमान है वो ब्लू नजर में आता है. एंड रेड या आप येलो की या ऑरेंज की बात करते हो वो एट डिफरेंट इंटेंसिटीज, क्योंकि अब हमारी सन भी अर्थ जो है वो भी रोटेट कर रही है अराउंड द सन. ठीक है, एंड रेवोल्यूशन भी हो रहा है. तो एट डिफरेंट एंगल जब वो रिफ्रैक्शन होती है तो हमारे पास सन कभी हमें ऑरेंज नजर आता है, ठीक है, कभी थोड़ा सा रेड नजर आता है, मोस्टली येलो नजर आता है. तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर यहाँ पर होता है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब किस एंगल पे वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ हमारे सन की व्हाइट लाइट इंटरैक्ट कर रही है, उसके बेसिस पे जो वायलेट लाइट है वो ज्यादा स्कैटर हो जाती है, बट जो सन है वायलेट लाइट कम एमिट करता है. तो हमें इंडिगो एंड ब्लू के ह्यूज ज्यादातर देखने में मिलते हैं. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो डे टाइम पे ब्लू लाइट जो है वो इजिली स्कैटर हो जाती है, इसलिए स्काई अपीयर्स ब्लू. ठीक है, एंड हमारे पास ये रेले स्कैटरिंग का आपको बताया गया है कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के पार्टिकल्स है अलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल्स आल्सो रिफ्रैक्शन के लिए. तो सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे जो रेड लाइट है वो लेस यहाँ पर स्कैटर होती है एंड ट्रैवल्स फार्दर. ठीक है, तो इसी की वजह से जब हमारे पास विबग्योर वाला कंसेप्ट आता है ना, आपको एक क्वेश्चन में भी ये भी पूछा गया होगा कभी साइंस में जब आप 10th के आसपास होंगे कि जो स्कूल बसेज हैं उनका येलो कलर ही क्यों होता है. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताना कि क्यों होता है. वेवलेंथ का ही कुछ फर्क है. ठीक है, वेवलेंथ के बेसिस पे ये आंसर है. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. एंड एक और क्वेश्चन है कि अगर हम रेले स्कैटरिंग की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर होता है वो. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं क्लाउड्स की, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसका एम से नाम शुरू होता है.
मैंने आपको हिंट दे दिया, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे नाम बताना कि हमें क्लाउड जो है वो ग्रेश कलर के या व्हाइटिश कलर के ही क्यों नजर आते हैं। वो कॉन्सेप्ट का नाम एम से शुरू होता है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे। देन नेक्स्ट, इंडिया श्रीलंका कोस्ट गार्ड्स वाउ टू सेट अप मैरीटाइम पार्टनरशिप। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो हम कोऑपरेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रीइंफोर्स प्लान्स फॉर डीपेंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, सस्टेन्ड एफर्ट्स होंगे टुवर्ड्स रीजनल मैरीटाइम एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। अभी किसके साथ बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, डिफेंस कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स। तो इसके अलावा यहाँ पर और एक्स्ट्रा न्यूज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैरीटाइम एक्सरसाइजेस को यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस, बीट मिलिट्री या कोई भी मैरीटाइम एक्सरसाइज है या एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज है या तीनों यहाँ पे फोर्सेस की एक्सरसाइज है, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ककाडू ऑस्ट्रेलिया, वरुणा फ्रांस, इमकॉर म्यांमार, हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तीनों की तीनों करेक्टली मैच है। तो इसका डिटेल्ड आंसर ना मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जब ये पीपीटी अपडेट करके भेजती हूँ एज अ पीडीएफ, वहां पर दे दूंगी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। एंड एक्स्ट्रा कुछ मैरीटाइम एक्सरसाइज या कुछ ऐसे नेवल एक्सरसाइजेस भी हैं जिनका एक टेबल बना हुआ है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगी। कंट्रीज के नाम आपको यहाँ पर आसान हो जाएंगे। देन राज्यसभा रिटर्न्स मणिपुर बजट बिल इन एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन। सिंस अब मनी बिल है, ठीक है, बजट बिल है तो मनी बिल है, तो राज्यसभा का यहाँ पे कोई से नहीं है, ठीक है। बस वो हाँ उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है, तो कि उसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी राज्यसभा के अंदर, क्योंकि राज्यसभा के जो बीइंग अ परमानेंट हाउस यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। तो उन्होंने जो ये हमारे पास मणिपुर का बजट बिल है, जिसको हमने देखा था अप्रोप्रिएशन बिल जो पास हो चुका था, उसको वापस भेज दिया। इसके अलावा एक बिल और पास हुआ है कल विद रिस्पेक्ट टू गोवा, ठीक है। अब गोवा के रिगार्डिंग यहाँ पर उन्होंने बोला कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबलीज एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा बिल, ठीक है, ये बिल है। इसके अकॉर्डिंगली एक सिंपल सी आपको एक्स्ट्रा चीज बताई गई है कि रिजर्वेशन होगी एससीज एंड एसटीज के लिए स्पेसिफिकली गोवा असेंबली के अंदर। एंड टू बी प्रिसाइज रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की यहाँ पे बात की जा रही है स्पेसिफिकली इन गोवा असेंबली, ये भी पास करा लिया गया है, ठीक है। सो अब इसके ऊपर सवाल हम देखते हैं। मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल, 3 बिल थे, गोवा की रिजर्वेशन की बात की जा रही है गोवा में। देन हमारे पास मणिपुर का अप्रोप्रिएशन बिल था, उसके अलावा हमारे पास मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल, ये 3 बिल थे जो कल अब राज्यसभा से भी उनकी फाइनल अप्रूवल आ चुकी है, या एक तरह से उनको बता दिया गया है, उन्होंने भी वापस से भेज दिया गया, माने जाएंगे कि अब ये पास है, ये एक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी बनती है, एक्ट को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि क्वेश्चन आप देखो क्या ऑप्शंस हैं कि इट सीक्स टू रिप्लेस मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 2020। सेकंड, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज exempted from levy of state GST along with rectified spirit. Third, the bill empowers the central government to waive the recovery of state GST. Then Schedule 1 of the Act specifies a list of activities that are not considered as supply of goods and services and hence exempted from levy of state GST. ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे पास है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लिवाई ऑफ स्टेट जीएसटी अलोंग विद रेक्टिफाइड स्पिरिट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पहले के स्टेटमेंट को देखे थे 2024 या 25 का बिल है, ठीक है, 2025 का बिल है, तो 2020 का ये बिल नहीं है। देन थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वेव ऑफ क्यों करेगी स्टेट जीएसटी? स्टेट गवर्नमेंट ही तो करती है ना वेव ऑफ। देन शेड्यूल 1 ये थोड़ा सा पढ़ने वाला था, शेड्यूल 3 है ऑफ द एक्ट, वो स्पेसिफाई कर रहा है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जिसको हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, सबसे पहली बात, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025 का इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में अगस्त 7, 2025 को। ठीक है, अब ये रिप्लेस किसको कर रहा है? मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 2025 जो कि जून 9, 2025 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज एग्जेम्पशन फ्रॉम अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस एक्ट के तहत जो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगी वो अब वहां पर स्टेट जीएसटी नहीं लगेगा। एंड ये बिल जो है जो कि कल अभी पास हुआ है वो एक्सटेंड कर रहा है इस एग्जेम्पशन को टू एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब कि बहुत ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल, उसके ऊपर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज इन सर्टेन केसेस कि बिल स्पेसिफाई करेगा एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अकॉर्डिंगली लाइबिलिटीज इन द केस ऑफ अगर टैक्स नहीं पे किया जाता या टैक्स जो है वो कम पे किया गया है या इनकरेक्टली उसमें रिफंड किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट वो भी रॉन्गली यूटिलाइज किया गया है।
ठीक है। एंड ये फ्रेमवर्क जो है वो लाइबिलिटीज के ऊपर भी लगेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स, एंड जो अब कंसर्न्ड ऑफिसर हैं वो एक नोटिस देंगे विद इन 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड। तो अब उनका यहाँ पर एक काम ये बिल ने दे दिया है। अब वेवर फॉर स्टेट जीएसटी की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो वेव ऑफ कर सकते हैं। अब प्री डिपॉजिट अमाउंट फॉर फाइलिंग अपील्स, कि अगर भी आपको इस एक्ट के तहत अगर कोई भी अपील फाइल करनी है अगेंस्ट द इनकम टैक्स के लिए, ठीक है, या स्टेट जीएसटी के लिए भी फर्दर, तो जीएसटी जिसने नहीं भी भरा है तो अब डिपॉजिट के लिए एक फाइलिंग फीस लगेगी, अपील करने के लिए भी फाइलिंग फीस लगेगी, एंड ये एप्लीकेबल होगी अपील्स बिफोर द एपिलेट अथॉरिटी, जो कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट होगी। यानी कि एक बार आपका डिसीजन दे दिया गया, उसके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो भरनी पड़ेगी, क्योंकि आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट यहाँ पर, जो कि अब वर्किंग ऑफिशियल्स है, उनके अगेंस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक तरह से अपील ही कर रहे हो, है ना। तो जो एपिलेट ट्राइब्यूनल है वो उसको वहां पे जाके आप जमा करवाओगे, उसको भी स्टैब्लिश किया गया है। जो बिल है वो डिपॉजिट अमाउंट 20 से 10% ऑफ द टैक्स कर देगा इन दिस डिस्प्यूट, ठीक है। अगर आपका 20%, सपोज कीजिए कि 100 रुपीज आपका कोई टैक्स बनता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो पहले इसके हिसाब से 20% इसका होना चाहिए था, यानी कि 20 रुपीज आपको डिपॉजिट कराने थे, बट अब वो लोअर करके 10 रुपीज कर दिए गए हैं, ठीक है, कि 10% ही आपको डिपॉजिट करवाना है। एंड इस एक्ट के तहत जो डिपॉजिट अमाउंट है वो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़ रुपीज है। 25 करोड़ से ज्यादा अगर हुआ तो अपील फर्दर हमारे पास जो एक्चुअली में कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसके पास जाएगी। बट जो एपिलेट अथॉरिटी है उसके पास पावर दी गई है कि 25 करोड़ का जो जीएसटी का अगर मैटर होगा तब तक ही वो ट्राई कर सकती है इसको, अपील्स बिफोर द अथॉरिटी। एंड 50 करोड़ अपील जो है वो ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट यहाँ पर हो सकता है 25 से 50 करोड़ के बीच में। एंड द बिल लोअर्स बोथ ऑफ दीज थ्रेशोल्ड्स टू ₹20 करोड़। एक्ट ये बोलता था कि 25 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में होगा, बट अब जो बिल है, ऑर्डिनेंस जो है हमारा, वो उसके अकॉर्डिंगली 25 से 50 करोड़ था, बट अब जो बिल है उसने क्या बोला, ये 20 करोड़ तक के मैटर पे ही आप डिसीजन दे सकते हो। देन टाइमलाइन फॉर अपील्स बिफोर द एपिलेट ट्राइब्यूनल। इस एक्ट के तहत अपील जो है एपिलेट ट्राइब्यूनल में वो फाइल की जानी चाहिए विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑर्डर, ठीक है। जो बिल है वो अलाउ कर रहा है इस पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए अंटिल अ डेट नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच एवर इज लेटर। बिल हमारे पास क्या कह रहा है कि जब डेट नोटिफाई की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हमारे पास जो ऑलरेडी एक्ट है, ठीक है, वो ये चीज बोलता है कि 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑर्डर। देन अब सर्टेन इंश्योरेंस सर्विसेज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाईज, तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये पढ़ लेना, शेड्यूल 3 जो है वो एक्ट का स्पेसिफाई करता है अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कि अब सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह यहाँ पर कंसिडर नहीं की जाती, इसी वजह से उनको एग्जेम्प्ट किया जाता था फ्रॉम जीएसटी। इस चीज को रिटेन किया गया है एंड बिल ने ऐड की है बहुत सारी और एक्टिविटीज टू को इंश्योर एंड री इंश्योर दिस शेड्यूल। तो उसके अंदर बहुत सारी और एक्टिविटीज को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा बिल जो है वो फर्दर क्या है, एक्ट क्या था, बिल क्या था, उसके बीच में एक डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया। देन टैक्स बिल पास विदाउट डिबेट, किरण रिजिजू सेज द गवर्नमेंट विल टेक अप इंपॉर्टेंट बिल्स। तो अब कल जो है ऑपोजिशन अवेलेबल नहीं थी, बट बहुत सारे बिल्स यहाँ पर पास हो गए हैं, 3 तो हमें पता लग गए। देन उसके अलावा नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, वो भी पास यहाँ पर हो गया है। ऑपोजिशन मेंबर्स जो है जब वो प्रेजेंट नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। अब बहुत सारे अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड इन द लेजिस्लेशन ऑन स्पोर्ट्स गवर्नेंस वाज ड्यू, कि चाहते थे कि ऐसे बिल कोई ना कोई पास हो स्पोर्ट्स की गवर्नेंस को लेकर। तो अब इसी वजह से, क्योंकि इंडिया बिड करने वाला है फॉर फर्दर ओलंपिक्स, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे जो स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है वो रोबस्ट हो एंड अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर हो सके, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन की जा सके। अब इसी के अकॉर्डिंगली अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। इसके अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश अ नेशनल पैनल फॉर इलेक्टोरल ऑफिसर्स टू ओवरसी इलेक्शंस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज। सेकंड बोलती है स्टेटमेंट, द बिल प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ 3 members, establishment of national and regional sports federation for each designated sport। ऑल ऑफ द अबव कौन सी स्टेटमेंट आपको लग रहा है यहाँ पर सही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी है, सिंस आपको एक इन्फॉर्मेशन या बेसिक सी बात में बताना चाहती थी। तो बिल के अकॉर्डिंगली जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025
जुलाई 23 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बिल पहली बात क्या कहता है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज, बिल ये चाहता है कि नेशनल ओलंपिक कमेटी बने, नेशनल पैरालंपिक कमेटी बने और नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ईच डेजिग्नेटेड स्पोर्ट के लिए बने। तो आपके ऑप्शन नंबर से यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। नेशनल बॉडीज के पास एफिलिएशन होगी इंटरनेशनल बॉडीज के थ्रू, और ये बॉडीज जो हैं वो एफिलिएट यूनिट की तरह एज अ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगी। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए एफिलिएट बॉडीज जो हैं, जो हर एक स्पोर्ट्स के लिए डेजिग्नेट की गई हैं, उनकी तरह काम करेगी। जो बिल है वो ये रिक्वायर करता है कि हर एक बॉडी है वो हर इस्टेब्लिश करे कमिटीज फॉर देयर फंक्शनिंग, यानी कि अब 3 बॉडीज जो हैं, ओलंपिक, पैरालंपिक एंड देन हमारे पास जो डेजिग्नेटेड के लिए है, इनके अंडर जो है वो कमिटीज जो है वो भी स्टैब्लिश की जा सकें। एक कोड ऑफ एथिक्स हो, कोड ऑफ एथिक्स एसओपीज हो यहाँ पर कि पर्सन सच एज मेंबर्स, एफिलिएट्स, एथलीट्स, कोचेज एंड स्पॉन्सर्स क्या क्या उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उनके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। एंड देन अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट्स फ्रॉम सच पर्सन, कि अगर आपके कोचेस से, कोई भी एथलीट से, किसी भी व्यक्ति से जो कि इसका इन्वॉल्वमेंट जिनका इन कमिटीज के अंदर होगा, उसके लिए रिड्रेसल, डिस्प्यूट्स अगर आ जाते हैं, जहाँ पे लोग होंगे वहां पे डिस्प्यूट्स होंगे, डिस्प्यूट्स का रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। बिल ये स्टेट करता है कि इंटरनेशनल चार्टर्स एंड स्टैट्यूट्स विल प्राइमरीली गवर्न दीज बॉडीज एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिल में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल जितने भी चार्टर्स है उसके अकॉर्डिंगली अब हम चाहते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स जो है डेवलप करे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्लैरिफिकेशन दे सकती है कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो हर एक नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी का एक जनरल बॉडी होगी, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हर एक एफिलिएट मेंबर एंड सर्टेन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे हर एक बॉडी के अंदर, उसके अंदर आप एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को भी अपॉइंट करेंगे। एंड एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जिसमें 15 लोग होंगे, जिसमें 2 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एंड 4 विमेन होंगी। ये जो बिल है ये सर्टेन कंडीशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी भी हमें बताता है, जिसमें एक व्यक्ति जो है he must be aged between 25 to 70 years and comply with international rules, international level के साथ वो comply करता हो, उसी के अंडर एलिजिबिलिटी उसकी बनती हो। एंड इसके अलावा चार्टर, स्टैट्यूट, बाय लॉ, इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑन एज एंड टर्म लिमिट्स जो स्पेसिफाई की जाएंगी उसके अंडर वो फॉल करना चाहिए। बिल ये भी स्पेसिफाई करता है कि जो लोग 70 से 75 ईयर्स के बीच में हैं दे मे बिकम अ मेंबर अगर इंटरनेशनल रूल्स उनको परमिट करते हैं एंड विल सर्व फॉर अ फुल टर्म। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज के अकॉर्डिंगली होंगे। नेशनल बॉडी का एक प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी जनरल होगा, ट्रेजरर होगा। इनको अपॉइंट करने के लिए इन पोजीशंस पे हर एक व्यक्ति को एक स्पोर्ट्समैन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट होना बहुत जरूरी है, या फिर वो एक मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी हो एटलीस्ट 2 साल के या 2 टर्म्स के लिए। अ पर्सन इन दीज पोजीशंस वो सर्व नहीं कर सकता फॉर मोर देन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फॉर द सेम रोल्स और ऑफ इन द कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से। एंड नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड को एस्टैब्लिश किया जा सके एंड ये रिकॉग्निशन टू नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज या रजिस्टर करे उनके यूनिट्स को। सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज जो हैं वो एलिजिबल होंगी टू रिसीव फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो बोर्ड है वो सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है रिकॉग्निशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती। तो इसी हिसाब से अदर फंक्शंस एनएसबी के हमारे पास क्या होंगे, स्पोर्ट्स बोर्ड के क्या होंगे, गाइडलाइंस है कोड ऑफ एथिक्स के लिए, कंप्लायंस विद इंटरनेशनल रूल्स होनी जरूरी है, इंक्वायर करे मैटर्स को जो कि वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ भी हो या उनकी डेवलपमेंट या अगर मिसयूज हो रहे हो फंड को तो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। क्रिएटिंग एड हॉक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन केस ऑफ लॉस ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ अ नेशनल बॉडी। एड हॉक कमिटी बनाते हैं ना जैसे, उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को भी स्टैब्लिश किया जा सके। तो एनएसबी में एक चेयरपर्सन होंगे, प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे जो कि एनएसबी में अपॉइंट किए जाएंगे एंड द पर्सन में हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स लॉ एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी मेंबर्स ऑफ एनएसबी, रिकमेंडेशंस ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो कि बनाई जाएगी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी। तो आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा। तो नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल भी होगा डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए।
तो अब नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल जो है एडजुडिकेट करेगा स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को, not have jurisdiction over specified disputes such as those in relations to games organized by international bodies and international disputes of national bodies। कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट चाहे नेशनल बॉडी का हो या इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड हो, उसके लिए यहाँ पर उनके पास पावर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और जो ट्राइब्यूनल है इसमें एक चेयरपर्सन होंगे जो कि एक फॉर्मर या सिटिंग जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। दो ऐसे मेंबर जो कि पर्सन ऑफ एमिनेंस हैं विद एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी जो कि अब अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन करेगी टू द ट्राइब्यूनल। तो अब जो सिलेक्शन कमेटी के लिए जो अपॉइंटमेंट के लिए बनाई जाएगी वो कंसिस्ट करेगा ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज जो जिसको नॉमिनेट किया है अपने बिहाफ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, लॉ सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ठीक है, तो अब ये अपॉइंटमेंट करेंगे। द ट्राइब्यूनल जो है उनकी पावर इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ सिविल कोर्ट होगी और जो अपील्स हैं इन डिसीजंस के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर आएंगे, अनलेस इंटरनेशनल रूल्स जो है वो कुछ डिफरेंट यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड को रेफर हो जाएंगे। ओवरसाइट ऑफ इलेक्शंस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा कि ऐसा पैनल, नेशनल पैनल फॉर इलेक्टोरल ऑफिसर्स कि वो ओवरसी कर सके इलेक्शंस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज। एंड हर एक नेशनल स्पोर्ट बॉडी जो है एक इलेक्टोरल पैनल को यहाँ पर एस्टैब्लिश करेगी ताकि वो इलेक्शंस ऑफ इट्स एफिलिएट्स को ध्यान से मॉनिटर कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर है कि वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं एक नेशनल बॉडी को या एफिलिएट्स को फ्रॉम एनी और ऑल प्रोविजंस ऑफ द बिल इफ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट और प्रमोशन ऑफ दैट स्पोर्ट्स। ठीक है, एंड में यहाँ पर उन्होंने बाजी मार ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। देन पैनल रैप्स मिनिस्ट्री फॉर इवेजिव रिप्लाई ऑन मनरेगा ड्यूज। सो यहाँ पर ना आपको कुछ नहीं बताया गया, ये बताया गया है कि मनरेगा को लेकर जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 27.26% जो करंट बजट इस साल का मनरेगा को दिया गया है वो किसके पास गया है, वो पिछले साल की पेमेंट्स या पैसे या वेजेस देने के लिए निकल जाएगा, बाकी का सारा पैसा इस साल के लिए इन्वेस्ट होगा। बस ये आपको न्यूज़ ने दिया है और इससे ज़्यादा कुछ रिलेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल यही है सिंपल सा कि मनरेगा प्रमोट्स बॉटम अप अप्रोच, मनरेगा focuses on providing wage employment through unskilled manual work. Which of the statements above is or are correct? तो करेक्ट आंसर क्या है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बॉटम अप अप्रोच बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ऊपर वाले लेवल तक काम करने की बात की जाती है। हमारे पास अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के रिलेटेड ही है हमारे पास मनरेगा, स्किल्ड लेबर के लिए तो नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बनता है जो कि अब अनस्किल्ड लेबर की बात करता है, ए नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, तो डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है कि 2005 में शुरू किया गया था एंड अकॉर्डिंगली 100 डेज के लिए प्रॉमिस किया गया है वेजेस टू अनस्किल्ड लेबर्स। देन रिफ्ट बिटवीन टू ब्लॉक्स कंटिन्यूज इन जेनीवा प्लास्टिक ट्रीटीज नेगोशिएशन। तो यहाँ पर ना प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि एक बाइंडिंग नेचर की ट्रीटी बनाने की बात की जा रही है जो कि रिलेटेड टू प्लास्टिक्स होगी। तो अब यहाँ पर ना एक अपडेट आपको और मिली है कि दो ब्लॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, अलग अलग हो गए, मतलब उनके बीच में लड़ाई चल रही है। एक ब्लॉक का नाम है INC, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। ठीक है, उसके तहत हमारे पास दो ब्लॉक्स में हाई एम्बिशन कोलिजन है जिसमें नॉर्वे एंड रवांडा है एंड 80 कंट्रीज और आ रही हैं। दूसरा ब्लॉक है हमारे पास LMC, लाइक माइंडेड कंट्रीज। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली क्या कहा जा रहा है, तो जो भी अभी कंपनीज हैं या जो कंट्रीज हैं आपस में, इसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीज बोली जा रही है कि आपस में ना इनका लड़ाई चल रही है। ठीक है, रिफ्ट चल गया इनके बीच में कि एक बोल रहे हैं प्लास्टिक को बैन करो जो कि है हमारे पास हाई एम्बिशन कमेटी, ठीक है, कंट्रीज। देन दूसरी है LMC जो जिसमें मेजरली हमारे पास ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज हैं। तो ये ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज कह रही हैं कि पेट्रोकेमिकल्स के बेसिस पे हमें तो प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है कि हमारी तो इकोनॉमी इससे चल रही है कि हम नहीं करने वाले काम, हम नहीं बंद करने वाले इसको। सो अब इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए ना प्रॉब्लम यही है कि जो जेनीवा प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन है इसमें एक यहाँ पर रूल बनाया गया है कि यूनानिमसली जब तक डिसीजन नहीं आता इसको हम पास नहीं कर सकते, चाहे मेजॉरिटी भी एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, सो इसके बेसिस पे यहाँ पर ये जो मुद्दा है ट्रीटी का ये फंसा हुआ है। तो इससे जुड़ा सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि जो ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप है इज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स प्लेटफॉर्म। सेकंड, जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है प्रपोज की गई है लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तीसरा, सेकंड पार्ट ऑफ द 5th सेशन इज टेकिंग प्लेस इन जेनीवा फ्रॉम August 5 to 14। देन ऑल ऑफ द अबव, कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी,
तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है कि GPAP जो है ना, इन्होंने एक तरह से फंड किया है या हेल्प किया है कि आप प्लास्टिक्स के लिए एक इंटरनेशनली बाइंडिंग ट्रीटी लेकर आ सके, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसकी वजह से WEF की वजह से अब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, कंट्रीज हैं, अमीर लोग हैं, वो आपस में मिलकर यहाँ पर किसी कंसेंसस पे आ सकें एंड ऐसी कोई ट्रीटी बन सके। दूसरी चीज़, जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है वो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट बोला गया है। तीसरी चीज़ है कि जो सेकेंड पार्ट है 5th सेशन का, INC 505.2 बोला गया है इसको, वो जिनीवा में हो रहा है। एंड 5.1 अब कहाँ हुआ था, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 5.1 कहाँ पे हुआ था वो मुझे बताना। तो इसके अकॉर्डिंगली अब सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज को मनाया जा रहा है कि आप एक यूनानिमस डिसीजन ले सके, यानी उसी के अकॉर्डिंगली प्लास्टिक्स को टोटली हम बैन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर डिसीजन लिया जा सके। देन करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी बनता है। देन हमारे पास जो न्यूज़ है वो आप सिर्फ एक बार पढ़ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने भी रिकॉग्नाइज करने की बात की है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट जनरल असेंबली के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि सितंबर में अब सेशन इनका हर साल होता है। देन लोकसभा ने एक और बिल जो कि हमने इनकम टैक्स बिल की बात की थी वो भी पास कर दिया। इसके डिटेल्स जब हमारे पास आएंगे उसको भी मैं डिस्कस करूंगी, अभी तक तो PRS पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, देन IF चॉपर्स विद ऑपरेशन सिंदूर फ्लैग टू फ्लाई पास्ट रेड फोर्ट इन इंडिपेंडेंस डे। तो मेन थीम इस साल की चेनाब का रेलवे ब्रिज, और हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है फॉर इंडिपेंडेंस डे फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। देन वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर UPSC, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। तो कोई भी डाउट होता तो मुझे बता सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।